अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिनका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारी डिजीज़ पर आपको डिटेल से अवेयरनेस दी है और इसके साथ साथ वबाई अमराज के बारे में भी आपको बताते रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक डिसेबिलिटीज़ एंड इट्स रिहेबिलिटेशन। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ हुसैन सिद्दीकी, जो PhD स्कॉलर हैं। इसके साथ लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया, क्लिनिकल डॉक्टरेट फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन से इनका ताल्लुक है। तो अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। नाज़रीन, आज हम जो बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक डिसेबिलिटीज़, यानी कि बच्चों में जहनी और जिस्मानी माजूरी और इसका मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज, चाहे वो मेडिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज के थ्रू। और चूँकि अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म अता किया है, इसका तमाम ऑर्गन्स का सही होना और सही तरीके से काम करना ज़रूरी है, तो ही हम सेहतमंद रहते हैं। और अगर अल्लाह ना करे जब बच्चा पैदा होता है और उसकी पैदाइश के साथ जो कुदरती तौर पर बच्चों की जिस्मानी और जहनी ग्रोथ होती है, अगर वो मुकम्मल तौर पर ना हो रही हो तो बच्चे में किसी किस्म की जो अलामात आना शुरू हो जाती है, वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकती है। चाहे वो कोई बीमारी हो, कहीं हादसाती कोई एक्सीडेंट हो चुका हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो बच्चे की इन नशोनुमा में रुकावट का बाइस बनती है। आज इस बारे में डिटेल से हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है बड़ा अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर घर में कभी भी कोई भी शख्स इस मर्ज़ का शिकार हो सकता है, और जहनी माजूरी हो या जिस्मानी माजूरी। आज हम जो बच्चों के हवाले से बात करें, मुझे बताएं कि बच्चों में जो ये माजूरी कहते हैं हम, जहनी या जिस्मानी, ये क्या होती है इस हवाले से? अच्छा, अब इसमें इस तरह होता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट इस किस्म का हो जाए कि उसके सर पे कोई चोट लग जाए, ठीक है ना, और या इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं कि फ़ौरन अगर उसको ऑक्सीजन की सपोर्ट ना मिल सके और उसको ज़रूरत हो, तो उसकी वजह से जो बहुत कॉमन इशू आजकल सोसाइटी में हम देखते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों या हमारे अर्बन एरियाज़ हों, कि बच्चे के अंदर मिनिमल ब्रेन डैमेज, दैट इज़ द सेरेब्रल पाल्सी, उसका इंसिडेंट हो जाता है। और उसके बाद डेफिनेट बात है कि उसकी जो पूरी लाइफ की हिस्ट्री बननी होती है वो डिले के अंदर चली जाती है। अच्छा। जिसको हम माइलस्टोन्स डिले कहते हैं। और अब ये डिपेंड करता है बच्चे की किस्मत के ऊपर कि वो सिर्फ सेंसरी मोटर डिस्फंक्शन तक जाता है या उसका इंटेलेक्चुअल डिस्फंक्शन भी होता है। इट डिपेंड्स कि उसके साथ क्या होता है, उस वक्त नहीं कहा जाता। अच्छा, जो आप जिस तरीके से जो डिसेबिलिटी बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कि मेंटल एंड फिजिकल की अगर बात करें तो इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, इसके हवाले से मुझे डॉक्टर साहब, डिसेबिलिटी की जैसे कि डेफिनेशन हम अगर बात करें तो डिसेबिलिटी बेसिकली हम इस तरह कैरेक्टराइज करते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शन के अंदर या मेंटल फंक्शनिंग के अंदर कोई भी इंटरप्शन आती है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी एक्टिविटीज़ और डेली लाइफ सफ़र करती हैं, उसकी क्वालिटी और डिसफंक्शन जो है क्रिएट होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ क्या है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ मुतासर होती हैं, उसकी जो थिंकिंग, एनालिसिस, प्रोसेसिंग, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जाके अफेक्ट करती हैं, तो हम उसको डिसेबिलिटी के ज़ुमरे में लेते हैं। यानी इम्पेयरमेंट ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, स्पेशली जिसमें हम बात करेंगे डिसेबिलिटी जो ज़्यादा कैरेक्टराइज होती है वो हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, यानी हमारे हाथ, पाँव, टांगें, और साथ ही साथ क्या अगर ये इन्वॉल्व कर जाती है ब्रेन को तो फिर इंटेलेक्चुअल डिस्फंक्शन। नज़र हम जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जब किसी घर में औलाद पैदा होती है और जब वो ग्रोइंग एज में आती है, जहनी और जिस्मानी तौर पर उसकी नशोनुमा होनी शुरू होती है, तो उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि वालिदैन को अल्लाह ताला ने इतनी समझ और ख़ासकर माँ को इतनी सेंस और समझ दी होती है कि वो अपने बच्चे की हर मोमेंट पर अंदाज़ा कर लेती है कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल से हट कर है। और जब बच्चे ग्रोइंग एज में हो तो उस पर ख़ास अवेयरनेस के लिए हम आपके लिए प्रोग्राम करते हैं, ताकि आपको ये अवेयरनेस हासिल हो कि बच्चों जब ग्रोइंग एज में है और उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में आपको अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम लगता है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ताकि अगर वो छोटी सी कोई चीज़ है जिसकी वजह से उसकी जिस्मानी या जहनी नशोनुमा में मसला है तो वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसी हवाले से जानते हैं कि जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो, माँ बाप ने महसूस कर लिया कि ये नॉर्मल से हट करे, तो अगर वो जहनी तौर पर है या जिस्मानी, क्या जहनी जिस्मानी दोनों एक साथ होंगे या अलग अलग होते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें होता है इस किस्म से है मामला कि जिस वक्त इसमें जब डिसेबिलिटी की वजह से बात करते हैं तो कुछ चीज़ें तो जेनेटिक हैं, जिसमें कोई भी हम डॉक्टर्स भी फैमिली मैरिजेस की वजह से बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पर डाउन सिंड्रोम है। हाँ।
और आपको पता है कि 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो ट्राइसोमी हो जाता है। उसके आप क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें अगर तीसरा पार्ट भी कनेक्ट हो जाए जाके तो ट्राइसोमिक कहलाता है। अच्छा, ये तो एक फिक्स डिसेबिलिटी है, ठीक है ना। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसफंक्शन भी उसको होगा, इसके अलावा जो है शॉर्ट हार्टेड भी होंगे, इसके अलावा हम देखते हैं कि मास्क फेस भी उनका होता है, टंग प्रोट्रूटेड होती है, मंगोल फेस होता है, और इनकी जो फैमिली चेहरे से भी पता चेहरे से भी अंदाज हो जाता है कि वो हाँ। जस्ट लाइक हम उसको टाइटल ही करते हैं कि मंगोल फेस है, ठीक है ना। तो इनकी जो कम्युनिटी है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अच्छा, तो अगर ये किसी एक फैमिली के बच्चे होंगे तो हम कहें ज़रूरी नहीं उसका भाई बहन से वो सिमिलर हो। आपको नज़र आएगा कि जहाँ डाउन सिंड्रोम के बच्चे एक साथ मौजूद होंगे ऐसा लगेगा सारी एक ही फैमिली है, अच्छा, इवन दो कि उनका कोई एक दूसरे से ताल्लुक ना हो। अच्छा। तो अब इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें तो कि माँ बाप के उस हवाले से कोई उनका ना इसमें कह सकते हैं कि कोई इंसिडेंट हुआ खुदा ना खास्ता, ना कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ, लेकिन एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसकी वजह से उस बच्चे की पैदाइश हुई। लेकिन लकीली ये है कि अगर ऐसे बच्चों की जो नीड्स हैं, अगर उसकी लैंग्वेज पे काम किया जाए उसकी स्पीच डेवलप हो जाती है। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं ये, बहुत सोशलाइज बच्चे होते हैं ये, बड़े एटिकेट्स वाले बच्चे होते हैं। अक्सर औकात ये होता है कि इनका इंटेलेक्चुअल फंक्शंस इतने ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास कैटेगरीज होती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अच्छा, माइल्ड में ये होता है कि हमारा IQ 90 to 110 इज़ अ नॉर्मल IQ। अगर बच्चा जो है उससे थोड़ा बिलो लाइन कर रहा है तो हम उसको कहते हैं बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि जी वो बिलो बॉर्डर लाइन से और थोड़ा नीचे आ जाता है, 79 से डाउनवर्ड जाता है टुवर्ड्स द 55, तो हम कहते हैं माइल्ड डिसेबिलिटी है, ठीक है। 55 से 40 तक आता है तो हम कहते हैं जी मॉडरेट लेवल का इशू उसके साथ आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ IQ होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं सीवियर की तरफ जा रहा है। अच्छा। अब अगर 25 से भी नीचे की तरफ चला जाए तो हम कहते हैं प्रोफाउंड है। तो इन बच्चों की जो डेवलपमेंट का सारा तकाजा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो नॉर्मल से कितनी डेविएंट है। अगर थोड़ी बहुत डेविएंट है तो बॉर्डर लाइन, तो आप ये देखें कि किसी बच्चे के साथ कोई इशू ना भी हो, हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं यार ये इसको बात में थोड़ी देर से समझ में आती है। अच्छा, वो बच्चे अक्सर बात देर से समझ में आती है, बार बार रिपीट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि आपने क्या बोला था, इसका मतलब ये है, इस टाइप की बात है। बिल्कुल। और इसमें मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द, आपके मुलाजमीन में, आपके ऑफिस कोलीग्स में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कोई डिसेबिलिटी के साथ नहीं होते, लेकिन वो लो IQ या स्लो लर्नर्स होते हैं। जी जी, एक क्लास में 2 दफ़ा टाइम गुजारा तो फिर पास हुए लेकिन कहीं ना कहीं जाके अपना टाइम निकाल लेते हैं। हाँ। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आ जाता है अच्छा। कि ये जो बच्चे होते हैं इनका IQ निस्बतन बॉर्डर लाइन से नीचे होता है, स्पेशलाइज इनकी टेक्निक्स हैं और उन पे अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि जो अगर इनमें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो जाती है, स्पेशली मेंटली, तो ये बच्चे स्पीच के हवाले से या हियरिंग के हवाले से क्या इनके स्कूल भी नॉर्मल होते हैं या कोई स्पेशल स्कूल होते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें इस तरह से है सिलसिला कि पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है EFA के नाम से, एजुकेशन फॉर ऑल, और यूनाइटेड नेशन की इसमें बाकायदा कन्वेंशंस हैं। और उसके तहत तो ये है कि आपने इन बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है और इनको इंक्लूसिव माहौल देना है। ऐसा माहौल देना है कि इन बच्चों की कहीं से भी इनको ये एहसास ना हो कि आप जो है वो किसी से कमतर हो, ठीक है ना। तो जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि इंक्लूसिव मॉडल है, जिसमें ये कि नॉर्मल बच्चों के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं। अच्छा, अब होता इसमें ये है कि इंक्लूसिव मॉडल में क्या होता है कि आपके पास अगर लेट्स फॉर एग्जाम्पल क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे तो में से 8 तो ऐसे लेते हैं जो बिल्कुल हर हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, 2 ऐसे लेते हैं जो बॉर्डर लाइन होते हैं। अच्छा, तो वो समझ लें कि उनके साथ जब बैठते हैं तो आपको जैसे एक फ्लाइंग हॉर्स है, उसका अगर एक हॉर्स थोड़ा स्लो भी है तो उसको देख के वो उसको चेस करने की कोशिश करता है, तो ग्रेजुअली वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। दूसरी पिक्चर ये है कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस के अंदर होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन भी डिफ़िकल्ट होती है, उनकी जो है दीगर फिजिकल माइलस्टोन्स भी डिले होते हैं, तो वो फिर नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं कर पाते और उनको फिर ग्रेजुअली जो है आप मेन स्ट्रीम की तरफ लाते हैं। पहले हिस्से के अंदर उनके स्पेशल स्कूल्स होते हैं।
अगर वो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर ग्रेजुअली उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह बताया कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जी, बच्चा ज़रा वीक है, स्लो बोलता है, स्लो सुनता है, कि स्कूल भेजो सही हो जाएगा, वही वाली आपकी वाली बात। अगर बच्चा सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम है, आप किस तरह ट्रीट करते हैं उसको? डॉक्टर साहब, ये ऐसा है कि मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बताता हूँ कि आज से 10 साल पहले की बात है। जी। एक मेरे कुलीग थे, इत्तेफाक से डेंटिस्ट भी थे वो भी। अच्छा। उन्होंने एक बच्चा मुझे रेफ़र किया। बच्चे की उम्र थी 1.5 साल अच्छा। और उसका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी के मुताबिक ये था कि उसकी, और ख़ास तौर पे उसका बहरा हुआ होता, कि इवोक पोटेंशियल के मुताबिक उसकी सलाहियत नहीं है सुनने और बोलने की। अच्छा, मैंने जब उसको कुछ फिज़िकल साइंस उसको साउंड दिए, बच्चे ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया। अच्छा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने कहा इतना ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं इतने रेपुटेबल इदारे की। मैंने उनके पेरेंट्स को कहा देखें बात ये कि ह्यूमन एरर्स एग्जिस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो दानिस्ता हों, ठीक है, बाज़ दफ़ा मशीन एरर्स भी आते हैं, आप मायूस ना हो। इस बच्चे के साथ वर्बली इनरिच एनवायरनमेंट दें, इसको साउंड्स भी दें, इसको वर्बल क्यूज़ भी दें। अगर आप इसको स्पीच रीडिंग या लिपसिंग वाले फिनोमेना से गुजारेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता इसकी किसी वजह से हियरिंग कैपेसिटी लो भी हुई तो इसकी स्पीच ज़रूर डेवलप हो जाएगी। अच्छा। आप यकीन कीजिए, मेरी मुलाकात उनसे 3-4 साल के बाद हुई। उन्होंने कहा सर वो नॉर्मल स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अच्छा, सुनता भी है, बोलता भी है और अल्लाह का शुक्र है सारे फंक्शन अंजाम दे रहा है। तो मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए अंजाम ये मैं कहूँगा कि अक्सर कुछ तो हम देखते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो, जैसे जर्मन मीजल्स आपको पता है रुबेला वायरस है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर माँ किसी वजह से जर्मन मीजल्स का शिकार हुई है जाके, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बहुत कॉमन है। इसके अलावा बहुत से और डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो जाता है। लेकिन अगर डेफिनेट हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसको माँ बाप को ये चाहिए कि जैसे ही वो डायग्नोस हो जाए तो उसके असेसमेंट लेवल पे जाएं। अगर 1-2 साल के अंदर बच्चे का पता चल जाता है, आजकल ये है कि कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज बड़ी सक्सेसफुल हैं। अंडर 5 इयर्स अगर कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है तो बहुत मसला हल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे इस बारे में डिटेल से जानेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज डॉक्टर आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की जहनी और जिस्मानी माजूरी। अब ये जहनी और जिस्मानी माजूरी बहुत सारी वजूहात की बिना पे हो सकती है। इस बारे में तब डिटेल से डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो कुदरती तौर पर है, किसी एक्सीडेंटल कंडीशन की वजह से, या खुदा न खास्ता किसी बीमारी के बाद ऐसा हो गया है, तो इन वजूहात की बिना पर भी क्या वजूहत आती है, ये जानेंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बच्चे का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, और ये जो EEG टेस्ट और हियरिंग के लिए आप जो टेस्ट करते हैं डेफनेस चेक करने के लिए, मुझे बताएं क्या जब आपके पास कोई स्पेशल केस आता है तो ये सबके लिए आप टेस्ट रेकमेंड करते हैं या किसी खास बच्चे की? डॉक्टर साहब, होता ये है कि जिस वक्त भी केस हमारा मार्क होता है तो हम बेसिक असेसमेंट पे जाते हैं कि बच्चा बेसिकली जो हिस्ट्री लेके आया है, क्या वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट की है, स्पीच डिसऑर्डर की है, या डिलेड माइलस्टोन्स की है, या लर्निंग डिसेबिलिटी से हमारे पास आया है। तो हमें पहले तयन करना पड़ता है उसका कि ये बच्चा जो है वो, उसका जो डिसफंक्शन है यानी नॉर्मेलिटी से जो डेविएट कर रहा है, तो वो किस एरिया के अंदर है। लेट्स फॉर एग्जांपल बच्चा जो है हम देखते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल डिसफंक्शन के साथ आया है और हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या इसको फिट्स हैं, सीजर्स हैं, क्या इशू क्या है बच्चे के साथ। तो उसके लिए तो फिर मैंडेटरी हो जाता है कि MRI और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है ना, EEG टेस्ट बहुत मैंडेटरी हो जाता है। इसी तरह बच्चा अगर हमारे पास आता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की कंप्लेंट के साथ आता है, माँ बाप कहते हैं कि ये सुनता नहीं है, अक्सर औकात कहते हैं ये बोलता नहीं है, तो ये देखना भूल जाते हैं कि भाई वो सुनेगा तो बोलेगा, ठीक है, वो वोकैबुलरी उसकी भी डेवलप ही नहीं हुई है। तो उस वक्त उसका तयन करने के लिए बच्चे की छोटी उम्र के अंदर हम क्या करते हैं कि बहरा कराते हैं, ब्रेन स्टेम इवोक पोटेंशियल ऑडियोमेट्री। बच्चा थोड़ा सा इस किस्म का होता है कि समझदार होता है तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री कराते हैं, वो बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, क्लिनिकल इन्वायरमेंट में हो जाता है और उससे हम जज करते हैं। इसी तरह बच्चा अगर हम देखते हैं कि बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, सुनता भी है, बोलता नहीं है, लेकिन सुनाई में कोई इशू नहीं है। बोलते जो नहीं है, रोते हैं पूरे प्रॉपर? हाँ डॉक्टर साहब, ये बात सही है आपकी कि ये रोते भी हैं, अपने फिजिकल साइन भी देते हैं, एहतजाज भी पूरा करते हैं अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो। लेकिन होता ये है कि उनकी कहीं ना कहीं स्पीच डिले में जा रही होती है। और स्पीच डिले का मकसद ये होता है कि या तो उनका ब्रेन प्रोसेसिंग स्लो है। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा मैं थोड़ी सी इजाफा करता चलूँ अपने ऑडियंस की जो मालूमात है। एक होता है स्पीच डिले, एक होता है लैंग्वेज की डिले डेवलपमेंट। आवाज़ बच्चा जो निकाल रहा है वो स्पीच है। अगर आवाज़ निकाल रहा है इसका मतलब वोकल कॉर्ड उसका सही काम कर रहा है, स्पीच है उसकी, वो बोलेगा आज नहीं तो कल। अब उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं कर रही, इसका मतलब अब उसकी जो वर्ड प्रोसेसिंग है वहाँ कहीं ना कहीं जाके इशू आ रहा है।
तो उसको फिर हम अलग से लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि उसकी कौन से थेरेपेटिक मेजर अडॉप्ट करें। तो यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली ना बच्चे के हवाले से। तो अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चा हमारे पास आता है और वो कहते हैं वो सुनता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो डेफनेस की वजह से उसकी स्पीच डेवलप नहीं कर रही है, अदरवाइज उसका आर्टिकुलेशन का इशू नहीं है। एक बच्चा सुन पूरा रहा है लेकिन उसकी स्पीच सही नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि उसका कोई आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर हो उसके साथ, हो सकता है कोई स्टटरिंग करता हो बच्चा, ठीक है ना। कुछ बच्चे इस तरह के आते हैं कि सुनता भी ठीक है, ज़बान भी बिल्कुल ठीक है, और जैसे जस्ट लाइक दैट, अगर मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ, अब मेरी मौजूदगी की सूरत में मैं अपना साउंड रोक लूँ, नाउ आई वॉन्टेड टू स्पीच बट आई होल्ड माई स्पीच। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब बात कर रहा होता है तो मेरा नाम, इसका मतलब है कि स्टैमर कर रहा है जाके। स्टैमर करने में जिस तरह मैंने एक्ट किया, उसने अपने पूरे वोकल कॉर्ड्स को यहाँ होल्ड कर लिया। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं और आप अपने वोकल कॉर्ड्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, वी विल ट्राई टू मूव द लिप्स, बट लेकिन आपकी जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। स्टैमरिंग बहुत कॉमन है, जिसको हकलाना कहते हैं। तो ये कॉमन से डिसऑर्डर हैं जो हमारी सोसाइटी में बच्चों में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्कूल्स में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, बच्चे बैक बेंचर्स हो जाते हैं, स्कूल से शिकायत आती है। तो पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन ये है कि इस मौके पे लाजमी आप कंसल्ट करें। ज़रा सा एरर, पर ये भी तो पता होना चाहिए पेरेंट्स को कंसल्ट करना किधर है। अच्छा, सबसे बेहतर ये होता है कि पीडियाट्रिक जो पीडियाट्रिशियन है उसके पास जाएं, वो गाइड करता है। और अगर बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा अच्छी मालूमात है तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के हवाले से, देखिए बात क्या होती है, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को वो मालूमात फराहम करें जो आपके अपने लिए भी ज़रूरी है, और या आपके अतराफ़ में, जो या आपके घरों में, रिश्तेदारों में, दोस्त सभा में कुछ लोग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो इस मर्ज़ का प्रॉब्लम का शिकार है, तो आप उनको अवेयरनेस दें, क्योंकि ये हमारा दीन, हमारा मज़हब कहता है आप दीन की रोशनी जितने फैलाएंगे ये आपके लिए सदका जारी है। और इस हवाले से डॉक्टर साहब से मज़ीद जानते हैं कि डॉक्टर साहब, जब किसी फैमिली में ऐसा बच्चा हो जाता है, सबसे पहले पेरेंट्स के लिए बड़ा शॉकिंग होता है, तो आप उनके लिए क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, किस तरीके से उनको पहले इस चीज़ के लिए रजामंद करते हैं कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है? डॉक्टर साहब, इसमें ख़ास तौर पे जो बहुत ही अवेयर्ड पेरेंट्स होते हैं और उनको तो खैर इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे का डिलेड क्राई हुई है। अच्छा। और वो परेशान होते हैं कि कुछ ना कुछ इसके साथ मसला एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे लोग तो बहुत ज़्यादा कीप इन टच रहते हैं पीडियाट्रिशियन के साथ, तो टाइम टू टाइम उसकी एवैल्यूएशन होती रहती है। तो अक्सर औकात 3 मंथ्स के अंदर उसकी नेक होल्डिंग ठीक आ रही है, सिटिंग ठीक आ रही है, हम देख रहे हैं उसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल चल रहे हैं, तो उमूमन मिनिमम एरर के साथ बच्चा इंटीग्रेट कर जाता है। अच्छा, अब आपने बात की कि ऐसा बच्चा जो वाकई उस वक्त कोई, हम देखते हैं कि उसने इंक्यूबेशन, पैदाइश के बाद बहुत लंबा पीरियड उसने न्यूनेटल आईसीयू के अंदर गुजारा है, जॉइंटिस उसके साथ हो गया है, या खुदा न खास्ता और किसी किस्म की हम देखते हैं कि मेडिकल इश्यूज़ के साथ डेवलप हुआ है, तो ऐसे पेरेंट्स के वालिदैन को हम जैसे ही बच्चा ऐसी स्टेज में आता है कि पेरेंट्स के हवाले हो जाता है और उसकी अब डेवलपमेंट घर पे शुरू हो जाती है, तो हम ऐसे पेरेंट्स को ये बात समझाते हैं कि देखें, बीमारी या कोई भी अलामत जो है वो आपके हौसले को पस्त नहीं कर रही है। अल्लाह ने ये जान जब दुनिया में पैदा की है तो यकीनन ये अहमियत की हामिल है, वरना तो दुनिया में नहीं आती। भाई देखें ना, अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जब इतनी अजीम हस्ती आपको एक तोहफा नवाज रही है, तो आप ये यकीन कर लें कि इसके साथ पहले नंबर पे तो कोई इशू होगा नहीं, और अगर इशू हो गया है तो अल्लाह ने एक चीज़ ली है तो 4 इजाफी इसको दी होंगी। तो जो 4 इजाफी दी हैं उसको आप पॉलिश करें। हमारे पास दुनिया में आइंस्टाइन से लेके पता नहीं कितने ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जहाँ कहीं ना कहीं जाके आपको लगता है कि जी वो इशू के साथ थे, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊँ, अभी मैंने किसी चैनल पे देखा था, एक पीडियाट्रिशियन थी और उनके वो सिंड्रोम वाली, जो डाउन सिंड्रोम की बेबी हुई थी, वो उसके अंदर टैलेंट इतना है कि वो पेंटिंग्स बनाती है और वो सेल होती हैं बाकायदा। तो मैंने कहा उस मदर ने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की, तो उसके साथ उसको लेके जब वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। तो इस हवाले से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर को कौन कौन सी डिजीज़ अगर हो जाती हैं जिनकी बिना पे बच्चों में किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी आने का खतरा हो जाता है? डॉक्टर साहब देखें, बहुत कॉमन जो है, जो डिसेबिलिटी की अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो ये समझ लें आप कि मदर्स को सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में नहीं जाना है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स या जो सेल्फ मेडिकेशन होती है, खासतौर वाइटामिन, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना है। आपको ज़रा सा बुखार हुआ, आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, आप फिजिशियन के पास जा ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है कि जी मुझे कौन सी ड्रग लेनी चाहिए,
कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सी चीज़ बिल्कुल मना है। हाँ, इस कंडीशन में जो भाई ने वो सॉरी बहन ने और भाभी ने खाई थी वही खा ले। हाँ बस खतरनाक है। वो बिल्कुल बिल्कुल, आपने बस पड़ोसी से पूछा जी मुझे ये मसला हो गया है, जी, तो जी। आप जाएं प्रॉपर अपनी जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट हैं उसके साथ प्रॉपर फॉलोअप करें। आपको मंथली वहाँ जाना है या आपको ट्राइमेस्टर में जाना है, आपका टाइमली अल्ट्रासाउंड ड्यू होते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब आप तो देखें ना कि एनॉमली स्कैन होते हैं हमारे पास। आपको हाँ। पता है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र डेवलप हो गया सारा सिस्टम। वक्त से पहले बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस हो जाती है। तो मदर्स को ख़ास तौर पे सेल्फ मेडिकेशन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या किसी भी किस्म की सीवियर इलनेस की सूरत में भी कोई किस्म का अपना ज़ाती हर्बे इस्तेमाल नहीं करने, टोटके नहीं करने। गलतियां यहाँ से शुरू होती हैं कि आप प्रॉपर जो आपके क्लिनिशियंस हैं उससे राय लेते नहीं हैं और अपने टोटके और मुख्तलिफ़ किस्म की मिथ्स हैं उस हवाले से, ऐसा नहीं करना है, चांद की तारीख में ये हो जाएगा तो फलां में ये हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की जो चीज़ों की वजह से क्या होता है कि बना बनाया केस बिगड़ जाता है। और अगर इस पे काबू पा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि 70 to 80% डिसेबिलिटीज तो वैसे ही कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक औरत माँ के दर्जे पे फाइज होने जा रही होती है तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, जो इस दुनिया में जान उनके ज़रिए आ रही है तो उसकी हिफाजत करनी है, अपनी खाने पीने का भी ख्याल करना है, अपनी प्रॉपर डॉक्टर से मेडिकेशन भी करनी है अगर ज़रूरत है, और ख़ुद कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, जिसे कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन, बहुत नुकसानदेह होती है। तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ते में रहें, खाने पीने का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज का ख्याल रखें, और सबसे बड़ी बात हर हाल में खुश रहें, क्योंकि खुशी आपकी सेहत को डबल कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताएं कि अब हम प्रेगनेंसी से बात करते करते डाउन सिंड्रोम पे आते हैं। तो ये अलामात जब बेबी पैदा हो जाता है तो क्या अलामात आती हैं जो पता चलता है कि बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम का शिकार है? सब इनिशियली तो बहुत मुश्किल होता है जज करना। लेकिन डाउन सिंड्रोम के फीचर्स इस किस्म के होते हैं कि जैसा कि हमें उनका माथा ब्रॉड मिलता है, ठीक है, फ्लैटेंड फेस होता है उनका, टंग प्रोट्रूडेड मिलती है जाके, शॉर्ट हैंड्स होते हैं लेकिन ब्रॉड होते हैं, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि हाइट वगैरह तो खैर बाद में जाके उनकी अंदाज़ा होती है। तो ये कुछ क्लियर फीचर्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि जो आपका उस वक्त का क्लिनिशियन है वो कितना अच्छा जज कर सकता है। लेकिन लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मेरा ख्याल है कि अगर हम बात करें इसके अंदर तो उस वक्त चूंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो अगर जज कर भी लेते हैं उसको उस वक्त, तो कोई बहुत बड़ी रेमेडी नहीं दी जा सकती उसके अंदर। क्योंकि वजह ये होती है कि डाउन सिंड्रोम्स के साथ हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के मेडिकल इश्यूज़ भी एसोसिएटेड होते हैं कि अक्सर औक़ात उनको कार्डियक इश्यूज़ भी होते हैं। और अदर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स भी साथ साथ होती हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आती रहती हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम के केस के अंदर अच्छी बात ये होती है कि पेरेंट्स को खुदा न खास्ता ना कोई बहुत बड़े क्राइसिस का सामना नहीं रहता है। वो बच्चा अक्सर औक़ात अपने माइलस्टोन्स टाइम पे पूरे कर लेता है, सोशलाइज बहुत अच्छा होता है। बच्चे को अगर वर्बली इनरिच एनवायरनमेंट दिया जाए तो उसके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी कम से कम होते हैं। अगर उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो हम देखते हैं कि वो पढ़ता यकीनन वो स्पेशल स्कूल में ही है, लेकिन आम बच्चों के मुकाबले में वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। बच्चों के लिए पूरी फैमिली के लिए बड़ा फ्रेंडली होता है, आपके साथ इंटीग्रेट बड़ा अच्छा करता है, बाहर जाके सोशलाइज बड़ा अच्छा करता है। तो मतलब फैमिली एंजॉय करती है उसके साथ। अच्छा। एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें ऑटिज़म की, जिसमें हम देखते हैं जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यहाँ पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसाइल का सामना रहता है। ऑटिज़म के बारे में तो डॉक्टर साहब मैं आपसे डिटेल से जानूंगी। पहले ये बताएं कि जब ये बच्चे जो होते हैं ये मेंटली तो डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं या मेंटल डिस्टर्बेंस का असर बॉडी पे आता है, चलने में, हाथ पांव की मूवमेंट में या बोलने के अंदाज में, ये बताओ। डॉक्टर साहब इसमें खास तौर पर डाउन सिंड्रोम के अंदर अगर उसके साथ कोई और एसोसिएटेड इशू नहीं आया है, अच्छा, क्योंकि देखें डाउन सिंड्रोम बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ट्राइसोमी बच्चा जो है वो खुद ब खुद अपने जीन्स इस तरह के लेके आया है। लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम बच्चा जो है वो किसी वजह से उसको टाइमली ऑक्सीजन ना मिल सकी और वो इंक्यूबेटर में या जिस वक्त हमने उसको आईसीयू में भेजा, न्यूनेटल आईसीयू में, उसकी बर्थ क्राई डिले हो गई, बर्थ एनॉक्सिया का शिकार हो गया, तो अब अगर वो सेरेब्रल पाल्सी के साथ अपीयर होता है, अच्छा, तो अब उसके साथ प्रॉब्लम मल्टीपल हो गए जाके, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसकी सिटिंग मज़ीद डिले होगी, नेक होल्डिंग उसकी ख़राब होगी, उसकी जो वॉक है वो डिले होगी और सेंसरी मोटर डिसफंक्शन के साथ होगा, ठीक है। अब अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता उसकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी एसोसिएटेड उसके साथ हो गई, तो अब बेचारा वो डाउन सिंड्रोम तो है ही, अब उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है
और उसको हम देख रहे हैं कि उस सेरेब्रल पाल्सी की वजह से उसका सेंसरी मोटर डिसफंक्शन भी है। तो ये मल्टीपल इश्यूज बहुत रेयर हैं ये। हम ये नहीं कह रहे हर बच्चे के साथ होता है, बहुत रेयर है, लेकिन चूंकि एक बात आगे बढ़ी है तो फिर ये अगर मल्टीपल इश्यूज के साथ है तो बहुत ज़्यादा ये पेचीदा हो जाता है मामला। लेकिन ज़्यादातर केसेस में डाउन सिंड्रोम के अंदर इस तरह के इश्यूज हमें नहीं मिलते। हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मिलता है। अगर हेयरिंग इश्यूज होते हैं तो वो आप लोग जो ईयरपीस वगैरह लगाते हैं इसके क्या डॉक्टर साहब, डाउन सिंड्रोम में चूंकि हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है चूंकि ऑलरेडी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ है, तो अब कॉक्लियर इम्प्लांट एक बाकायदा एक एक्सटेंसिव सर्जरी है। अच्छा। तो फिर देखना ये पड़ता है कि क्या बच्चा उसके लिए एलिजिबल है, फिटनेस क्राइटेरिया उसको अलाउ कर रहा है। तो अंडर 5 इयर्स की एज के अंदर उसको रेफ़र किया जाता है ऑडियोलॉजी, क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट के पास और ख़ास तौर पे एनेस्थेटिस्ट के पास। वो उसका फिटनेस वैल्यूएशन करते हैं, सारे फंक्शन उसके चेक करते हैं कि देखते हैं कि क्या वो इस सर्जरी के लिए फ़िट होता है, उसको इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा हट के जाएँ डाउन सिंड्रोम से हट के, कि अगर एक बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आ रहा है, दीगर मेडिकल इश्यूज नहीं है, तो वो एक आइडियल केस हो जाता है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए। अच्छा। एज़ कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन जो कि मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ को एक्वायर करके होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सर्जरीज डिफिकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं ये इस किस्म की डिसेबिलिटीज़ के साथ, क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके जो है ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होते जाते हैं, बढ़ जाते हैं या कम होते हैं? इस बारे में तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानती रहूँगी। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और डॉक्टर आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करें बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी माजूरी पे, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ सामने आती हैं। और आजकल का जो वक्त है, हमारी यंग एज के लोग और ख़ासकर जो ओल्ड एज के हम लोग देखते हैं, तो उनसे पहले पहले हमारे यंग एज के लोग इस बीमारी का, तकलीफ़ों का शिकार होते जा रहे हैं कि उनकी फ़िज़िकल फिटनेस, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बाज़ लोगों को देखा है जो खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करते थे, आज वो मस्जिदों में कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं। इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से बिल्कुल जानेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम बात पहले ये कर रहे थे कि जो आपने कहा कि बच्चों में ये सिंड्रोम्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह, क्या उम्र के साथ बढ़ रहे होते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स कम हो रही होती हैं, या क्या होता है? इस हवाले से मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसा है इसके अंदर कि अगर डाउन सिंड्रोम जो है बच्चा वो दीगर मेडिकल डिसऑर्डर्स उसके कम हैं, तो वक्त के साथ साथ वो बच्चा बेहतर होता जाता है। अच्छा। वो 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, उसमें कुछ ना कुछ उसने जो है वोकेबलरी भी इंटैक्ट कर ली, बात भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, सोशली इंटरेक्ट भी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम इसमें चेक करते हैं, उसके सेल्फ हेल्प स्किल्स कितने डेवलप हुए। अपनी ड्रेसिंग खुद कर लेता है, उसको रास्ता पता है, वो पैसे गिन सकता है, अपनी शॉपिंग खुद कर लेता है, घर का रास्ता उसको पता है, खाने पीने के हवाले से डेफिनेटली वक्त के साथ बेहतर हो जाता है, बेहतरी की तरफ आता जाता है। ठीक है ना। ऑटिज्म की अगर बात करें तो इस हवाले से बताइए, ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है और इसकी क्या अलामत आती है? ऑटिज्म बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इन बच्चों के अंदर सबसे बड़ा जो मसला आता है, बज़ाहिर देखने में ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है ना, इसको कोई जज नहीं कर सकता। ये बच्चा अगर खामोश बैठा है और आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा और आप 4 बच्चे इसके साथ बैठे हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज करने में ऑटिज्म किसको है, ताहाल कि वो इस तरह का कोई एक्ट ना करे। अच्छा, होता क्या है कि ये बच्चे सोशली आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, इंटरेक्शन इनकी कम होती चली जाती है या बिल्कुल ही नहीं होती है, और ख़ास तौर पे इनका बैरियर टू कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये समझ लें कि अगर मैं इस कमरे में मौजूद हूँ तो और मेरे साथ अगर ऑटिज़म का इशू है और डायग्नोस्ड ऑटिज़म का इशू है, तो इस कमरे के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मेरे ऑरा को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अच्छा। यानी मैं जस्ट लाइक मैं स्पेस में हूँ। और मतलब उसको होना ना होना किसी का होना ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ शोर हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई उसको डिस्टर्ब करे, ताहाल के वो अपने उस स्टीरियोटाइप यानी फिक्स बिहेवियर से बाहर ना आए। ठीक है ना। तो ऑटिज्म के अंदर जो सबसे बड़ा मसला हमें पेश होता है वो क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि इस बच्चे की दुनिया के अंदर जिसमें ये इस वक्त मौजूद है, हम रास्ता कैसे निकालें एंटर होने का। अच्छा। अगर हमने स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स की मदद से उससे कम्युनिकेट करना या रास्ता इस्तेमाल करना सीख लिया, तो वहाँ से उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब बैरियर्स टू लर्निंग जो उसके साथ इस वक्त पैदा हुआ है कि वो चूँकि सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बात नहीं कर पा रहा, समझ नहीं रहा चीज़ को, आपकी इंस्ट्रक्शंस को, कमांड को फॉलो नहीं कर रहा, तो अब उसके लिए बाकायदा एक टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ABA टेक्निक्स हैं, स्पीच कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं, और बड़ा अच्छा उसमें रिजल्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये ऑटिज्म जो स्टार्ट हो रहा होता है, तो इसकी स्टार्ट में पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा होता किसके अलामत आ रही हैं? काफ़ी हद तक तो पता चल सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा जो है अपने माइलस्टोन्स को क्रॉस कर गया, जिस वक्त उसने आई कांटेक्ट करना था,
वो डिले कर रहा है, वो अच्छा। साउंड पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हम देख रहे हैं कि वो 1 साल का हो गया लेकिन वो कुछ अल्फाज ही अदा नहीं कर रहा है। अच्छा। थोड़ा सा और बड़ा होने की तरफ जा रहा है लेकिन वो आइसोलेशन, बच्चों के साथ खेल ही नहीं रहा है, अपनी दुनिया में मगन है, मुख्तलिफ किस्म के रिपीटेटिव साउंड्स क्रिएट कर रहा है। तो बहुत सी चीज़ें उसकी आम बच्चों से डिफरेंट होती हैं। तो अगर पेरेंट्स मोहब्बत में हाइड ना करें तो बहुत जल्दी समझ लें कि आप इंटरवेंशन पे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब मैंने शुरू में बात की थी अभी ब्रेक के बाद कि आजकल का जो वक्त है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, हमारी ये कहते हैं एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें हमारा स्टेमिना बढ़ाए। बहुत जल्दी लोग जो है मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुर्सियों पे आते जा रहे हैं। इस हवाले से बताएं क्या वजूहत है और उसको कैसे कम किया जा सकता है? डॉक्टर साहब, ये तो समझ लें $1 मिलियन क्वेश्चन आपने किया है। ये बड़ा कॉमन मसला है इस वक्त कि हम देख रहे हैं कि एक दौर था कि लोग 70 साल में भी नीचे बैठ के नमाज पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, एंजॉय करते थे, चलते भी बहुत थे, चलते भी बहुत थे। और आज हम देखते हैं कि 40-45 के अंदर आप मसाजिद के अंदर आधी रौ जो है वो आपको चेयर्स की मिलती है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है डॉक्टर साहब, जिसको मैं कहूँगा कि लोगों की अवेयरनेस कम होती जा रही है अपनी फ़िटनेस के हवाले से। बिल्कुल। अब फ़िटनेस के हवाले से अवेयरनेस क्या कम हो रही है कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, कितना चलना है। और अपने अगर कोई डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में फैमिली के अंदर चल रहे हैं, जैसे हमें पता है कि मेरे वालिद के साथ अगर ये मसला आ गया तो घुटनों का, या मेरे समझ लें चचा के साथ ये मसला है, तो मुझे अपने वज़न को नहीं बढ़ाना और मैंने अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज रखनी है। होता क्या है कि हम छोटे छोटे मसाइल की वजह से अपने फिटनेस को बिल्कुल दरगुजर कर देते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब घर से जाके स्टॉप तक जाके लोग गाड़ियां और बसें लिया करते थे, आज तक तो गाड़ी भी घर पे आ जाती है, वो भी चलना बंद हो गया है। चलना बंद हो गया है, गाड़ी घर पे आ जाती है, खाना ऑर्डर करके आ जाता है, खाना ऑर्डर करके आ जाता है, ऑनलाइन ग्रोसरी आ जाती है, टीवी पे ऑपरेट करना है तो मोबाइल उसकी जगह पे जो खेलना मोबाइल पे खेल लेते हैं आप। तो मतलब ये कि हमने अपनी फिटनेस को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया है, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारा स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ज़मीन पे बैठने की आदत तकरीबन मादूम हो गई है। पहले आप देखें लोग ज़मीन पे बैठ के एक ज़माने तक खाना खाया करते थे, तो अब क्या है कि चूंकि बैठना भी कम है, सिर्फ नमाज के लिए बैठना है, ज़रा सा कोई अगर घुटने में इशू आ गया, कुछ दिन आपने चेयर पे नमाज पढ़ी, बस तो अब आपकी कैपेसिटी चली गई। जी बिल्कुल ऐसे। मेरे पास तो क्लिनिक्स में हमने ये देखा है कि हमारे पास 60-70 साल में भी लोग आए, लेकिन अगर उनकी फिटनेस अच्छी रही है तो हम कुछ वर्कअप करते हैं और ये चीज़ बहाल हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम इस हवाले से मोबाइल पे बात की कि हमारी जो एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, ज़्यादा वक्त बच्चों का और ख़वातीन का भी घर में मोबाइल पे गुजरता है, अब कंटिन्यू एक ही पोस्चर पे बैठे होते हैं, तो इस हवाले से लोग फिजिकल जो एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, इस हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस दें। इतना ख़तरनाक है ये, मैं बताऊँ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का इशू है वो तो है अपनी जगह पे, मोबाइल का तो डॉक्टर साहब इतना डेंजरस है कि मेरे पता नहीं कितने कुलीग बहुत कम एज के अंदर ही उनको चक्करों का इशू, अच्छा, इवन वो बहुत देर तक गर्दन को झुका नहीं सकते, रीडिंग के मसाइल आ गए उनके साथ, हाथ सुनने के मसाइल आ गए। हमारे पास क्लिनिक में यकीन कीजिए 15 से 20 साल की उम्र के बच्चे आते हैं जो गर्दन की तकलीफ और ख़ास सर्वाइकल इशूज़, और कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो इस बार पेरेंट्स ये लेके आते हैं कि उनको एग्ज़ाम के दौरान वो 3 घंटे राइटिंग नहीं कर पाते। उनसे जब उनकी हिस्ट्री लेके अंदाज़ा किया तो पता चला कि वो दिन में जब 8-8, 10-10 घंटे लैपटॉप या मोबाइल पे इतना ज़्यादा वर्क सर्व करते हैं तो उनकी जो समझ लें सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं वो इतने वीक या स्पैज़म में जा चुके होते हैं कि जिस वक्त असल इम्तहान होता है उस वक्त वो फटीक में जा चुके होते हैं। अच्छा। तो आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि ज़िंदगी में बैलेंस को अगर आप जिस वक्त छोड़ देंगे तो उस वक्त डेफिनेट बात है कि अल्लाह ने आपको इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, नेक के मसल्स हैं, बैक के मसल्स हैं, जब तक आप उनकी केयर प्रॉपर नहीं करेंगे, आप देखें ना सुबह उठ के अगर आप मुंह ना धोएं, लेट्स फॉर एग्जांपल, आप मुझे बताएं कितने किस्म की आंखों में प्रॉब्लम भी आ जाएगी, फेस की स्किन भी ख़राब हो जाएगी, आपकी हाइजीन भी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह मसल्स की एनर्जी पे अगर आप काम नहीं करोगे, उसको सिर्फ यूज़ करते रहोगे तो डेफिनेट बात है वो डिस्टॉर्शन में जाएगा। और उसके साथ ना सिर्फ आँखें कमज़ोर होती हैं, आपके नेक के मसल्स ख़राब होते हैं, फॉरवर्ड हेड पोस्चर आप कंटेन करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग इन द लाइफ है, जो आप कह सकते हैं कि आप कहते हैं ना फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप किसी जॉब के लिए फिट ही नहीं हो तो आप कितने बड़े इंजीनियर हो जाओ, कितने बड़े डॉक्टर बन जाओ, कितने बड़े प्रोफेसर बन जाओ, आप डेफिनेट बात है आप कम्पीट नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ना, एक ज़माना था लोग टीवी भी देखते थे तो काफ़ी फिट के फासले थे, अब तो वो मोबाइल की स्क्रीन ही आंखों के सामने होती है, तो इस वजह से भी तो आंखों के लिए रेज नुकसान दे। आप क्या कहते हैं कि हमें कितनी देर मोबाइल यूज़ कर सकते हैं? डॉक्टर साहब मेरा बस चले तो मैं कहूँ कि मोबाइल यूज़ ही ना करें। आप उसको या तो कम से कम एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें, मोबाइल स्टिक्स मिलती हैं, मैंने देखा टीवी प्रोग्राम्स में आजकल तो होस्ट जो है खासतौर पर वो खुद स्टिक यूज़ करती हैं, ठीक है ना, अगर उन्हें इत्तफाक से लाइव मैसेजेस देखने ही पड़ जाएं
पहली बात तो ये कि आप बिल्कुल इस तरह से करके ना झुक करें, के पोस्टर अपना प्रॉपर नॉर्मल पोस्चर रखें। हाँ। लैपटॉप मौजूद है, उसका भी 20 डिग्री का आई का एंगल आप मेंटेन करें। आपकी जो हाइट है यानी वर्क स्टेशन जो है वो प्रॉपर हो, आपकी बैक सपोर्ट के अंदर हो। अगर आप पैरामीटर्स को प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हो तो नुकसान तो अभी भी होगा क्योंकि आर्टिफिशियल गैजेट्स हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को 60-70% रिड्यूस कर लेंगे आप। तो बेहतर ये है कि मोबाइल, अच्छा सबसे बड़ी डॉक्टर साहब गलती पता है क्या होती है, हम यकीनन हम भी करते हैं, आप अगर मोबाइल पे टाइपिंग भी करेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, आप सारे ऑफिस वर्क उस पर करेंगे, तो आप देखें वो इतना छोटी सी स्क्रीन है, डेफिनेट बात है उसके अंदर आप कहीं ना कहीं जाके हाँ। अगर आपने काम करना है तो फिर प्रॉपर वर्क स्टेशन पे जाएं, उससे फिर नुकसान कम से कम। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा प्रोग्राम का तकरीबन ख़त्म हो गया, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप प्लीज़? डॉक्टर साहब मैसेज में यही देना चाहूँगा ख़ासतौर पर डिसेबिलिटीज़ के हवाले से कि पेरेंट्स को इस बात से आगाह रहना चाहिए कि उनके बच्चे के अंदर आने वाली जो अलामात हैं वो जिस टाइम पे भी वो उसको अवेयर हो जाएं, मेहरबानी करके उसको हाइड ना करें। आप अगर क्लिनिशियन से या किसी ऐसे बंदे से अपनी सोसाइटी में रुजू करेंगे कि जो आपको अच्छा मशवरा दे सके तो ज़रूर उससे रब्ता करें। और अगर मिसाल के तौर पे ये बच्चे आपका डायग्नोस हो जाते हैं तो इनको सोशली मतलब डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना लेके जाएं, आइसोलेट ना करें। इनका सोसाइटी में पूरा राइट है कि ये हर जगह जाएं, मिलें, एजुकेशन नॉर्मल ज़िंदगी के में साथ रखें। ठीक है नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे थे बच्चों की जहनी और जिस्मानी माजूरी के हवाले से, और मेरे पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर हमेशा नज़र रखें जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं और वो जब नॉर्मल से हट के कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं या वो देर से सुनते हैं, देर से बोलते हैं, या उनके अंदर कोई फिजिकल फिटनेस में आपको डिस्टर्बेंस लगती है, तो फ़ौरन किसी भी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रब्ता कीजिए, ताकि अगर आपके बच्चे को उसकी ज़रूरत है तो वो यकीनी तौर पे मेडिकेशन भी करेगा, ट्रीटमेंट भी करेगा, या अगर किसी थेरेपिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत है तो ही आपको डॉक्टर बता सकता है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।